सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अर्थात असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए वर्तमान समय में आप अपने ऊपर पड़ने वाले आयकर की गणना को आयकर गणना प्रपत्र में भर रहे होंगे, जिससे कि आप अपने डीडीओ को यथा समय सूचित भी कर पाएं कि जो आगामी 2 महीने शेष रह गए हैं जनवरी और फरवरी के, उन महीनों की सैलरी से आपके आयकर की कितनी कटौती की जानी है या फिर कटौती नहीं की जानी है। तो आज के वीडियो में हम आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आयकर गणना प्रपत्र को भरने का सही तरीका बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आप वित्तीय वर्ष 2025-26 अर्थात असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपने आयकर गणना प्रपत्र को किस प्रकार से भर सकते हैं। प्रपत्र को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक सैलरी स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। चूंकि अभी तक दिसंबर का माह बीत चुका है, जनवरी की सैलरी आनी शेष है और फरवरी की सैलरी आनी शेष है। तो हम इस गणना प्रपत्र में ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी में भी आपको वही सेम वेतन मिलने वाला है जो दिसंबर के महीने में मिला है, 58% डीए के हिसाब से। अभी हम डीए की बढ़ोतरी इसमें नहीं करने जा रहे हैं। यदि डीए की बढ़ोतरी होती है और इसका कुछ एरियर भी मिलता है तो उसको फिर आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम केवल एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इसको आपको किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक एनुअल सैलरी स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आपके सामने डेमो के रूप में रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी इनका बेसिक सैलरी है या फिर डीए है, एचआरए है, यूडीए ये उत्तराखंड के साथी का है तो उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंस होता है जो पहले एचडीए कहलाता था, हिल डेवलपमेंट अलाउंस। इसके अलावा एनपीएस जो कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14%, उसको भी इनको ग्रॉस सैलरी में यहाँ उत्तराखंड में इसको एनुअल सैलरी स्टेटमेंट में जोड़ के लिखा जाता है। यदि आपके राज्य में ये नहीं लिखा जाता है और केवल ग्रॉस सैलरी इसके बिना आपकी लिखी जाती है, तब आपको एटीसीसीडी 2 में 14% का लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि गवर्नमेंट का 14% शेयर आपकी ग्रॉस सैलरी में जुड़ के आता है तो ही आपको एटीसीसीडी 2 के तहत जो गवर्नमेंट का 14% होता है उस पर छूट मिलती है 100% की। तो यहाँ पर जो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट दिया गया है जनवरी और फरवरी का हमने एक काल्पनिक मान लिया है इधर, और इस आधार पे हमने इनकी जो ग्रॉस सैलरी निकाली है, इसमें जो डीए एरियर भी है ये भी शामिल है और साथ ही साथ गवर्नमेंट का 14% का जो शेयर है वो भी शामिल है। उसको मिला के 17,31,631 रुपये इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है। साथ ही साथ यदि आपको बोनस मिला होगा तो उस बोनस की राशि को भी आपको इस ग्रॉस सैलरी में जोड़नी होगी। जैसे यहाँ पर 6,908 रुपया इनको बोनस मिला है, तो इस प्रकार से ये इनकी जो ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, जितने भी अलाउंसेस हैं सब कुछ मिला के इनकी जो सैलरी बनेगी 17,38,539 रुपये बन जाती है, जिसमें गवर्नमेंट का 14% भी शामिल है। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा कि 14% इसी ग्रॉस सैलरी में शामिल है। तो अब हम आयकर गणना प्रपत्र को भरने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको संकुल या डिवीजन का नाम लिख देना है, विकास खंड का नाम लिख देना है, जनपद का नाम लिख देना है, आपका विद्यालय जिस जनपद पे स्थित है, विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, करदाता का नाम जो आपका नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, पेन नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं अपना, और जो कर्मचारी कोड होता है कोषागार का उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमने जैसे अभी एनुअल सैलरी स्टेटमेंट में आपको दिखाया कि संबंधित जो कर्मचारी है या शिक्षक है उनकी जो ग्रॉस सैलरी है, ये देख सकते हैं आप, वेतन, भत्तों, पेंशन, ग्रेजुटी, राशिकरण, नकदीकरण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि से आय जो है 17,38,539 रुपये इनकी आ जाती है। और यहाँ पर अन्य स्रोतों से आय जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस खातों पर प्राप्त ब्याज, पारिवारिक पेंशन, बीमा राशि इत्यादि जितना भी है, मान लिया कि ये 10,000 रुपये इनको यहाँ पर बैंक का ब्याज मिलता है। ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से जो बैंक का इनको ब्याज मिला है, चाहे वो एफडी का मिला है, चाहे आरडी का मिला है, चाहे सेविंग अकाउंट का ब्याज मिला है, मान लिया कि वो 10,000 रुपया है, तो इस प्रकार इनकी जो ग्रॉस बन जाएगी, सकल आय बन जाएगी 17,38,539 प्लस 10,000, तो ये बन जाएगी 17,48,539 रुपया।
अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 प्रकार के डिडक्शन देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कर मुक्त भत्ते, केवल दिव्यांगों एवं हेतु वाहन भत्ता एवं यात्रा भत्ता होता है। तो ये 3200 रुपये पर मंथ अंडर सेक्शन 115 बीएसी के तहत मैक्सिमम लिमिट इसकी 38,400 रुपया होती है। तो ये भत्ता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि ये धारा के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाली ज़्यादातर छूट हटा दी गई है, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक अपवाद है जो अभी तक टैक्स छूट के दायरे में आता है। नए टैक्स रिजिम में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए कटौती की सीमा यहाँ दी गई है, जैसे 3200 रुपये प्रति माह हमने यहाँ पर बताया, और मैक्सिमम इसकी सीमा है 38,400 रुपये। तो भत्ते की प्रकृति यह है, यह छूट विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मिलती है, जो कर्मचारी को अपने घर से ऑफिस आने जाने के खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो इसमें किस प्रकार के दिव्यांगता शामिल होगी? नेत्रहीन है, मूक और बधिर है, या हड्डियों से जुड़ी विकलांगता है। तो यदि आपके केस में इस प्रकार का भत्ता आपको मिलता है तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर हम नील इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे केस में ये भत्ता हमें नहीं मिलता। और यदि इसकी सीमा 38,400 से पार जाती है तो आपको 38,400 तक का ही लाभ मिलेगा, और यदि इसकी लिमिट 38,400 से कम है तो कम वाली राशि पे ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 75,000 रुपये का मिलता है वेतन और पेंशन भोगियों को, तो वो यहाँ पर मिलेगा। तो हमने यहाँ 75,000 लिख दिया, और इन दोनों का योग यहाँ पर 75,000 रुपये आया। तो 17,48,539 में से यदि हम 75,000 रुपये इसको माइनस करेंगे तो ये राशि निकल के आ जाती है 16,73,539 रुपया। अब हम इस फॉर्म के अगले पार्ट में चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 6 के अंतर्गत कटौतियों का विवरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम में नियोक्ता का विभागीय अंशदान, जो कि गवर्नमेंट का 14% का अंशदान होता है, ATCC 2D2 के अंतर्गत आता है। और ये तभी आपको मिलेगा अगर ये आपका पहले से ही यहाँ पर जुड़ा हुआ हो। अगर ये जुड़ा हुआ नहीं है तब आपको इसका लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट आपको दिखाया था उसमें जो ये गवर्नमेंट का 14% का शेयर है वो 2,06,279 रुपये है। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन कर देना है कि 2,06,279 रुपये यहाँ पर मेंशन हो गया है। ये देख सकते हैं हम 2,06,279 रुपये यहाँ पर हमने मेंशन किया। इसके अलावा यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर भी मानक कटौती आपको मिलती है, जो कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन होती है, या 25,000 रुपये, जो भी इनमें से कम निकल के आएगा 1/3 फैमिली पेंशन का, या 25,000 रुपये, जो भी कम निकल के आएगा उस राशि को यहाँ पर लिख देना है। तो इस केस में यहाँ पर हम नील मान के चलते हैं कि इनको कोई फैमिली पेंशन नहीं मिलती। इसके अलावा अग्निपथ योजना में अंशदान केवल केंद्रीय कर्मचारी होती है, जो कि ATCCH के तहत आता है, इसको भी हम नील मान के चलते हैं। और अन्य कोई जो होता है ग्रेजुएटी हो गई, राशिकरण हो गया, नकदीकरण हो गया, उसकी यदि राशि आपको मिली है तो उसका यहाँ पर उल्लेख कीजिए अथवा इसको नील लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो डिडक्शन की राशि है 2,06,279 रुपये निकल के आती है, जो कि गवर्नमेंट का शेयर होता है 14%। और इस प्रकार से 16,73,539 में से जब 2,06,279 रुपये को हम माइनस करते हैं तो ये 14,67,260 रुपये आ जाता है, जो कि टैक्सेबल इनकम कहलाती है। तो टैक्सेबल इनकम हमारी निकल गई है 14,67,260 रुपये। अब जो ये टैक्स स्लैब है इसके अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाती है कि 0 लाख से 4 लाख तक की राशि पे नील टैक्स देना होता है, 4 से 8 लाख रुपए की राशि पे 5%, तो 4 से 8 लाख रुपए के बीच की जो राशि आती है वो 4 लाख रुपए आती है, और 4 लाख का 5% 20,000 रुपये होता है। इसी प्रकार से 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की राशि पे 10% होता है, और 8 से 12 लाख के बीच की राशि भी 4 लाख रुपए होती है, उसका 10% 40,000 रुपये होता है। और 12 लाख से 16 लाख रुपए तक के बीच की राशि पे 15% का टैक्स लगता है। तो 12 से जो 16 लाख रुपए तक के बीच की राशि है वो 2,67,260 रुपये है। उसका जब हम 15% निकालते हैं तो 40,089 रुपये आ जाता है। तो इस प्रकार ये जो कुल आयकर है इसके बाद ये नील होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 लाख से ऊपर कोई राशि नहीं है। अगर 16 लाख से ऊपर आती तो ये स्लैब आगे भी बढ़ता जाता। तो इस प्रकार से जो ये शुद्ध आयकर कुल आयकर है वो 1,89,000 मात्र निकल के आई है, कि 100,089 रुपीज़ निकल के आई है। और जो ये राशि है इसकी कैलकुलेशन हम एक टैक्स कैलकुलेटर जो हमने प्रोवाइड किया है उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। इस टैक्स कैलकुलेटर को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और इसके ये सारे कॉलम फ्रीज रहेंगे, केवल राइट साइड के ये 2 कॉलम ही इसमें आप एंट्री कर सकते हैं।
तो इंसर्ट सैलरी यहाँ पर आपको लिखना है। सैलरी में यहाँ पर 14% नहीं लिखना, और एम्प्लॉय का 14% आपको यहाँ पर लिखना है, जो एम्प्लॉयर्स का होता है, गवर्नमेंट का 14%। तो ये ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर देगा। और यदि आप ओल्ड पेंशन स्कीम से आच्छादित या कवर्ड शिक्षक या कर्मचारी हैं, तो एम्प्लॉयज 14% में आपको 0 लिखना होगा। तो केवल ये 2 कॉलम आपके लिए खुले रहेंगे और ये यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट करके बता देगा। इसके अलावा ये सारे कॉलम आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड मिलेंगे, इनसे आप छेड़खानी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस कैलकुलेटर में आपको एक्यूरेट मार्जिनल रिलीफ का भी उल्लेख देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आपकी जो इनकम है, यदि 12 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, तो ये मार्जिनल रिलीफ भी एक कॉन्सेप्ट होता है। इस कैलकुलेटर में वो पूरा कैलकुलेट करके भी आपको बताएगा। अभी हम जो ये फॉर्म भरने का तरीका आपको बता रहे हैं, उसमें भी हम आपको आगे मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताएंगे, जो एक हम अदर एग्जाम्पल देंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि जो कुल आयकर निकली है 10089 रुपीज़ निकल के आई है। अब इसमें धारा 87A के अंतर्गत आयकर छूट, यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, जो यहाँ पर ये टैक्सेबल इनकम आई, यदि ये 12 लाख या इससे कम आती, तो 87A के अंतर्गत आपको 60,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलती, जिस कारण से आपका टैक्स 0 आ जाता। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल देय आयकर अथवा अधिकतम 60 ये कम नहीं है, तो इसको नील लिख दिया हमने। अगर ये 12 लाख से कम होती, तब यहाँ पर हमें इसको 60,000 की रिबेट हमें मिल जाती। अब उपरोक्त कॉलम 7 में कर योग्य आय रुपए 12,70,580 यहाँ पर लिखा है, 588 यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि हम मार्जिनल रिलीफ की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12,70,588 रुपये आ जाती है, तब आपको मार्जिनल रिलीफ का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि इससे कम आपकी राशि निकल के आती है, चाहे 12,70,587 या उससे कम निकल के आए, तो ही आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलता है। और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आपकी राशि जो टैक्सेबल इनकम है, सारे डिडक्शन कुछ को घटा के यदि 12 लाख से थोड़ी सी भी अधिक आ जाती है, 12 लाख तक आपका टैक्स शून्य है, लेकिन यदि 12,01,000 रुपये आ जाती है, तो आपको इस टैक्स स्लैब के अनुसार 61,500 रुपये का टैक्स देना होता है, साथ में 4% का सेस भी देना होता है, जो कि केवल 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण टोटली अनफेयर होता है। तो इसीलिए मार्जिनल रिलीफ को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कई बार कर्मचारियों को, शिक्षकों को, क्योंकि उनकी 1,000 रुपये या 2,000 रुपये 12 लाख में से 1,000 या 2,000 रुपये अधिक आ गई, तो उनको बहुत अधिक टैक्स ना देना पड़े, इसीलिए मार्जिनल रिलीफ को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उपरोक्त कॉलम 7 में कर योग्य आय यदि 12,70,588 तक होने पर सीमांत राहत यानी कि मार्जिनल रिलीफ की गणना, कुल आयकर देखिए यहाँ पर 1,89,000 रुपये निकल के आई है, जो टैक्स है। और 12 लाख से अधिक राशि कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,70,588 से अधिक है, तो इसलिए इसको हम नील ही लिखेंगे। यदि ये 12,70,587 भी होती, तो तब हम यहाँ पर इसका उल्लेख करते कि 70,587 यहाँ पर ये एक्स्ट्रा राशि निकल के आई है 12 लाख में से। तो यहाँ पर अभी मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से मिलता है। कॉलम 7 में कर योग्य आय 12,70,588 से अधिक होने पर, यहाँ पर 80 है, इसको 88 होना चाहिए था, तो ये 0 हो गया है। अब छूट के उपरांत अवशेष दे कर यहाँ पर आपका 1,89,000 रुपये आ जाता है, और 4% जो आपने सेस दिया वो 4,004 रुपये निकल के आ जाता है। और इस प्रकार से जो आपको टोटल टैक्स देना है 1,04,093 रुपये, या फिर इसको 1,04,100 रुपये भी राउंड फिगर में बोला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,04,093 रुपया या फिर 1,04,100, यहाँ पर ये गलती से 39 आ गया था, इसलिए हमने इसको काट दिया है और ये 93 समझा जाए इसको। इतना आपको टैक्स देना है। और यदि आपने जो अग्रिम स्वयं जमा किया होगा, आपके वेतन से जो अभी तक की दिसंबर माह तक की कटौती रही होगी, मान लिया कि वो टोटल 1,00,000 रुपये आ जाता है, तो आपको अब केवल 4,100 रुपये का देनदारी देनी है। तो उसको आप 2 महीनों में डिवाइड कर सकते हैं। 2,050 रुपये हमने जनवरी के महीने में डिवाइड कर दिया है, और 2,050 रुपये हमने फरवरी के महीने में डिवाइड कर दिया है कि इस महीने आपके वेतन से इतना इतना रुपये कट जाएगा, और यहाँ पर करदाता के हस्ताक्षर हो जाते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जिससे आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो अल्प वेतनभोगी हैं उनका टैक्स कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने एक दूसरा एग्जाम्पल हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऊपर की सूचनाएं आप भर सकते हैं, जैसे हमने आपको पूर्व में बताया कि ऊपर की ये जितनी भी सूचनाएं इनको आपको स्वयं से भरना होता है।
अब यहाँ पर मान लिया कि जो किसी का वेतन भत्ते से प्राप्त जो राशि मिली है, उनको सैलरी मिली है, 14,46,000 रुपए इनको सैलरी मिली है और 10,000 रुपए का इनको बैंक से ब्याज मिल गया है मान लिया। तो इस प्रकार से इनकी जो राशि निकल के आती है 14,56,000 रुपए इनको मिल रही है ग्रॉस सैलरी। अब यहाँ पर हम वही मानते हैं कि विकलांग भत्ते का जो ट्रेवल अलाउंस है वो नील है। दूसरा हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिलेगा 75,000 रुपए का। तो ये टोटल जो है 14,56,000 में से जब हम 75,000 रुपये माइनस करेंगे तो 13,81,000 रुपये ये आ जाती है सकल आय। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये मान के चलिए कि जो ये 14,46,000 रुपया है, इसी में जो सरकार का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन है, वो भी ऐड है, जो कि मान लिया कि 1,80,000 रुपये है। यदि ये इस ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं हुआ होता तो यहाँ पर भी आप 80 CCD 2 का दावा नहीं करेंगे। कई राज्यों में हो सकता है, हमने पहले भी बताया कि उनके एनुअल स्टेटमेंट में जो ग्रॉस सैलरी है उसमें गवर्नमेंट का शेयर ना जुड़ा हो, तो वो यहाँ पर इसका दावा ना करें। तब यहाँ पर हम मान के चल लिया है कि इसमें ये मिल जुड़ा है, तो इसलिए हमने 1,80,000 मान लिया कि गवर्नमेंट का शेयर है, उसका हमने दावा कर दिया है। बाकी इनको फैमिली पेंशन का भी कोई केस नहीं है, साथ ही साथ अग्निपथ योजना का भी कोई केस नहीं है और साथ ही साथ इनको कोई नकदीकरण या ग्रेजुएटी की राशि प्रदान नहीं की गई है। तो जो ये 1,80,000 रुपये है ये भी घट जाएगा, ये कटौती में शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार 13,81,000 में से जब हम गवर्नमेंट का शेयर घटा देते हैं 14%, तो ये 12,01,000 रुपये आ जाता है। अब यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का खेल शुरू होता है। ये देख सकते हैं आप कि 12 लाख रुपए तक जो भी टैक्सेबल अगर इनकम यदि 12 लाख रुपए तक की आती है तो न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपये तक की, जिस कारण से जो टैक्स पेयर है उनका टैक्स नील हो जाता है। लेकिन 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण इनको जो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना है 60,150 रुपये का टैक्स देना है। तो ये अनफेयर है टैक्स पेयर के लिए, इसीलिए मार्जिनल रिलीफ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ काम कैसे करता है। यहाँ पर कुल आयकर इनकी 60,150 है और कितनी राशि के कारण ये 60,150 रुपये इनको टैक्स देना पड़ा, 1,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण इनको ये टैक्स देना पड़ा। तो 60,150 में से जब 1,000 माइनस करते हैं तो 59,150 रुपये का इनको मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है, जिस कारण से इनको जो अब टैक्स देना होगा 60,150 में से 59,150 को माइनस किया जाएगा, तो 1,000 रुपये यहाँ पर इनको टैक्स देना है और 4% इनको सेस देना है, जिसके कारण इनका जो टैक्स है अब 1,040 रुपये आ जाता है। 40 रुपये यहाँ पर इनका 1,000 का 4% निकल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल देय आयकर अब यहाँ पर इनको यहाँ नहीं 1,040 रुपये देनी है। अब धारा 89 के अंतर्गत आयकर पर छूट, ये क्या होता है, इसको हमने नील लिखा हुआ है। ये यदि आपको किसी पिछले वित्तीय वर्षों का कोई आपके जो सैलरी है उसका एरियर मिल गया एक मुश्त, जो कि उस वित्तीय वर्ष के टैक्स के हिसाब से कैलकुलेट होना चाहिए था लेकिन वर्तमान समय में आपको मिल गया है, तो उसमें आपको ये छूट प्रदान की जाती है और उसी वित्तीय वर्ष के आधार पर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। जो शेष राशि आप इस वित्तीय वर्ष में देना है कि वो हो जाता है, आप पे पेंडिंग हो जाता है, उसको छूट के दायरे में लिया जाता है। तो हमारे केस में नील है, हमने यहाँ पर नील लिख दिया है। तो शुद्ध देय आयकर ये हो गई है 1,040 में नील कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1,040 ही रुपया आएगा और शुद्ध देय आयकर यहाँ पर 1,040। अब मान लिया कि जो आपकी आयकर की अग्रिम कटौती हुई है आपके वेतन से वो 4,000 रुपया हुई है इस केस में, तो 2,960 रुपये आपका रिफंड आपको मिल जाएगा और जनवरी और फरवरी के महीने में आपको टैक्स की कटौती करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमारा फिर भी ये कहना है कि हर महीने आपको टैक्स की कटौती करवानी चाहिए और जिसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है कि किस केस में कितनी कटौती प्रतिमाह होनी चाहिए। तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, ये था आपका जो आयकर गणना प्रपत्र है उसको भरने का सही तरीका। साथ ही साथ जो ये टैक्स कैलकुलेटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल रहे हैं और आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो लाभकारी लगता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।